एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 6 के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एज एन एंटरप्रेन्योर आपके आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति, उनकी फैमिलीज़ के प्रति, लोकल लेवल पे और सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जिन पे ये एप्लीकेबिलिटी है, कैसे आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया हैं, एज एन कंपनी, एज एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी एक्टिविटीज़ आप सीएसआर के अंतर्गत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखा गया है कि वो कंपनी जो अपने बिजनेस को एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली रन करती हैं, वो फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड होती हैं उन कंपनीज़ के कंपेयर पे जो अपने बिजनेस में एथिक्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप पे सीएसआर एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा है तो कम से कम आप अपने बिजनेस को एक एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल प्लेटफॉर्म में रखिए, ताकि आपका बिजनेस ना केवल आपके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या सोसाइटी को एट लार्ज सर्व कर सके। तो बस जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्चुअली ये कोई एक टाइम का एफर्ट नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बिजनेस कमिटमेंट है जो कि एक कंपनी सोसाइटी के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, उनकी फैमिलीज़ के प्रति प्लस कंट्री के प्रति करता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब कंपनीज एक्ट में इस प्रोसेस को एक सेक्शन के अंतर्गत रखा गया और इसे मैंडेटरी किया गया। हालांकि बहुत सारी कंपनीज सीएसआर से पहले भी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, बट कुछ कंपनीज जो हैं सीएसआर के परव्यू से बाहर जो थी वो पहले एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करती थी। तो कंपनीज एक्ट की बात करें तो अप्रैल 2014 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया और सीएसआर को एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के अंदर रखा गया और मैंडेटरी किया गया उन कंपनीज के लिए जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट या जिनकी जो नेटवर्थ है वो एक सर्टेन अमाउंट की है, वो सीएसआर एक्टिविटीज़ को फॉलो करे, ताकि उन कंपनीज़ के रन होने से ना कि केवल उस कंपनी को प्रॉफिट हो बल्कि कंट्री को, सोसाइटी को भी प्रॉफिट हो। कॉन्सेप्ट यही था। इसे कंपनीज एक्ट में अप्रैल 2014 में लाया गया और इस कॉन्सेप्ट को 3 चीज़ों के इर्द गिर्द रखा गया। पहली बात करें, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ये सीएसआर का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम एज एन ले मैन और एंटरप्रेन्योर जाने तो पूरा कॉन्सेप्ट ये 3 पीस के इर्द गिर्द घूमता है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। जो कंपनीज इनके अंतर्गत रखी गई इनको इन 3 पीस का ध्यान रखना है और उसके तहत सीएसआर की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें फॉलो करना है, उन्हें अडॉप्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2014 से आई। अब ये किन कंपनीज पे लागू होता है, तो इन क्राइटेरिया में 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। 3 क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल। पहला, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, या नेटवर्थ 500 या 500 करोड़ से ज़्यादा। उन कंपनीज इस कैटेगरी में आती हैं उन्हें सीएसआर फंड, जो सीएसआर है वो एक्टिविटीज़ करना है, उन पे अपने नेट प्रॉफिट का 2%। और ये जो 3 क्राइटेरिया दिया गया है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे एप्लीकेबिलिटी है और इसके परव्यू से बाहर किया गया है कि अगर आप कोई प्रॉफिट अपनी फॉरेन ब्रांच से अर्न कर रहे हैं या कंपनी डिविडेंड से कर रही है तो उसे एक्सक्लूड किया गया है। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि सीएसआर जिन कंपनीज में लास्ट 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी कि जो 3 क्राइटेरिया बताया पहले हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ तो 2014 जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, उस पर सीएसआर की एक्टिविटीज़ लगी, 14 पे लगी, 15, 16, 17 नील, कोई प्रोविजन नहीं, उसका 5 करोड़ से कम रहा तो ये नहीं लगी। तो अगर 3 साल कंटिन्यूसली उस पर सीएसआर एक्टिविटीज़ नहीं लग रही हैं या सीएसआर के प्रोविजंस के तहत वो नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीएसआर के लिए प्रोविजन क्रिएट करे, वो अपने आप को इन एक्टिविटीज़ से एग्जम्प्ट
पाया जाएगा या माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप CSR आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए ये चीज़ें कंसिडर करिए। तो हाँ, CSR में मैंने आपको बताया कि ये 3 क्राइटेरिया दिया गया है कि ये 3 तरीके की कंपनीज़ को, 3 तरीके की कंपनीज़ नहीं, ये 3 क्लॉज़ जिस पे एप्लीकेबल हैं या इनमें से एक जिस पे एप्लीकेबल है, उन कंपनीज़ को CSR एक्टिविटीज़ करनी है। CSR एक्टिविटीज़ में क्या? CSR एक्टिविटीज़ में जो आपका नेट प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसका 2% आपको CSR एक्टिविटीज़ या CSR के अंतर्गत प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। तो ये हर उन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल कर दिया गया जो इन कैटेगरीज में डिफाइंड है। तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का 2% सेपरेट रखना है, जो आप कंपनीज को में फर्दर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको वो CSR में इन्वेस्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। फिर इनमें कुछ चीज़ें बनाई गई, इनमें और प्रोविजंस लाया गया है टू गिव इट अ कॉर्पोरेट और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर लाने के लिए। सबसे पहले CSR कमेटी को समझिए। CSR कमेटी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं या मॉनिटरिंग है, वो सब CSR कमेटी करती है। तो CSR कमेटी के अंतर्गत कौन आता है? CSR अगर हम नॉर्मल एक कमेटी बात करें तो उसमें 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं लगता और 2 ही डायरेक्टर है, तो 2 डायरेक्टर भी CSR कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसमें से एक जो डायरेक्टर होगा वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कि इंडिया में रिसाइड करे, और जो दूसरा पर्सन होगा वो फॉरेन कंपनी द्वारा नॉमिनेटेड होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखा गया। सिंपली है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, अदरवाइज 3-1, जिसमें से जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फंक्शन क्या है? एक कमिटी बन गई। अब वो क्या करेगी? सबसे पहले वो जो करेगी वो फॉर्मुलेट करेगी और बनाएगी भी, और बोर्ड को रेकमेंड भी करेगी CSR पॉलिसी को। पॉलिसी को हम लेटर ऑन अभी समझेंगे, लेकिन जो कमेटी का रोल है वो पॉलिसी फ्रेमिंग का रोल है, कि वो पॉलिसी डिज़ाइन करेगी कि CSR एक्टिविटीज़ कैसे होंगी और बोर्ड को रेकमेंड करेगी, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे, लेकिन कमेटी का काम है उन्हें रेकमेंड करना। दूसरा जो मेजर रोल है कमेटी का, जितना एक्सपेंडिचर, क्योंकि 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको CSR एक्टिविटीज़ के लिए रखना है, तो जो आप CSR एक्टिविटीज़ चूज़ कर रहे हैं, जिस पे स्पेंडिंग को सोच रहे हैं, उनमें कैसे अमाउंट का एलोकेशन होना है, कितना एक्सपेंडिचर होना है, उसको प्रॉपर तरीके से CSR कमेटी को फॉर्मुलेट करना होगा। एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर भी करना पड़ेगा। एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो CSR एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी ये ग्राउंड लेवल पे आएगा। तो ये CSR कमेटी का मेजर रोल है। अब क्योंकि ये CSR कमेटी तो है, लेकिन बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के या बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्शन के एक कंपनी में कोई एक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक स्पेशल रोल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो कमेटी, CSR कमेटी ने उसे रेकमेंड किया है पॉलिसी, वो उसे कंसिडर करे, उसे अप्रूव करे, या अगर कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाह रही है तो वो भी कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाती है उसमें उसके कंटेंट को डिस्क्लोज करे। दूसरा जो रोल है वो ये देखे, ये इंश्योर करे कि कंपनी का जो 2% नेट प्रॉफिट उसे निकालना है वो प्रॉपरली निकल रहा है और प्रॉपरली उन्हीं एक्टिविटीज़ पे स्पेंड हो रहा है। प्रॉपर मॉनिटर भी उसको करना है सारी एक्टिविटीज़ को। फिर एक मेजर जो रोल है वो ये भी है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उससे जो CSR कमेटी है जो गठित करी गई है, उसके मेंबर्स या उसमें कौन कौन है, उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी करना है। ये जो है कुछ मेजर रोल्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब समझते हैं CSR पॉलिसी है क्या। जैसे कि हम बहुत बात कर रहे हैं कि कमेटी का जो रोल है CSR पॉलिसी को फ्रेम करना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है CSR की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो बेसिकली CSR पॉलिसी होती क्या है? CSR पॉलिसी वो सारी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम को इनलिस्ट करती हैं जो कि कंपनी एज एन CSR एक्टिविटी कैरी ऑन करेगी।
उनमें जितना भी एक्सपेंडिचर होना है वो प्रॉपरली, क्योंकि कमिटी रेकमेंड करती है, बोर्ड अप्रूव करती है, बट पॉलिसी में वो पूरा डिफाइंड होना चाहिए कि ये अमाउंट इस पे स्पेंड होगा, ये एक्टिविटी ये कर रहा है, ये एक्टिविटी ये एंड, और ये सीएसआर के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ डिफाइंड है सीएसआर में आप कर सकते हैं उसके अंतर्गत आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉलिसी जो है बहुत ही प्रॉपरली फ्रेम्ड हो और प्रॉपरली रिव्यूड भी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होनी चाहिए वो ये कि जो सीएसआर पॉलिसी है वो स्पेसिफाई करे क्लियरली कि जो सीएसआर के द्वारा आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी की इनकम का पार्ट नहीं है, वो आपको फिर से सीएसआर एक्टिविटीज़ में ही स्पेंड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी जब भी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हो, क्योंकि एज एन डायरेक्टर, एज एन डायरेक्टर और रनिंग द इंटरनल मैनेजमेंट, आपको ये जानना ज़रूरी है। आपने कमेटी जो गठित करनी है वो भी डायरेक्टर्स की करनी है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी पॉलिसी है वो इन चीज़ों को ध्यान रखे और इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सके, तभी आपकी सीएसआर की जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड होंगी और तभी जो पर्पस है जिस लिए सीएसआर को इंट्रोड्यूस किया वो भी सॉल्व होगा। एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, तो सीएसआर एक्टिविटीज़ जो करनी है या प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो शेड्यूल 7 में डिफाइन है। वो भी मैं आपको इनलिस्ट कर दूंगी टू हैव एन इंसाइट कि आप कहाँ कहाँ फंड्स लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ में क्या कंसिडर किया जाता है और कैसे की जा सकती हैं सीएसआर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें सीएसआर के अंतर्गत बिल्कुल नहीं रखा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, हमारा प्रोसेस है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फ़ंड इन्वेस्ट करते हैं। हमारा एनजीओ है तो इस पर तो कंपनीज पे ही इसकी एप्लीकेबिलिटी है। बट एज इन जर्नल मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ABC कंपनी ले लेते हैं जो CSR के अंतर्गत आती है और उनकी है कि वो अपने मैन पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए हर वीक योगा क्लासेस करते हैं। वो उनकी CSR एक्टिविटी नहीं है, वो नॉर्मल कोर्स में भी करते हैं। अब वो चाहें कि जो वो नॉर्मल कोर्स में करते थे, अब वो चाहें कि ये जो CSR के लिए फ़ंड है इस पे वो स्पेंड कर दे, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उनकी एक्टिविटीज़ कई सालों से चलती आ रही हैं, उन्हें हम इस पे कंसिडर नहीं कर सकते। जो वो नॉर्मली करते हैं, जो क्योंकि उनका कॉल सेंटर है और वो चाहते हैं कि डिप्रेशन से रिलीज़ करने के लिए और कुछ योगा एक्सरसाइजेस, तो ये नहीं कंसिडर की जाएगी। हर वो एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स में बिजनेस करता चला आ रहा है या करता है उसे CSR नहीं कंसिडर किया जाता है। जैसे फूडिंग फैसिलिटी देता है, राइट, या एजुकेशन फंड करता है जो एम्प्लॉयज़ उनके बच्चों की, वो उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उनके इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर, वो सब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जो कंपनी करती चली आ रही है। शेड्यूल 7 में लिस्ट करी गई हैं एक्टिविटीज़, उनके अंतर्गत कंपनी को स्पेंडिंग करनी है, तो वो एक्टिविटीज़ CSR के अंतर्गत नहीं कंसिडर की जाएंगी। अब CSR कर कैसे सकते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CSR कमेटी की रिकमेंडेशन पे या तो कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 पे रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सिंपली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या तो खुद कंपनी फॉर्म करे या किसी और के साथ जॉइंटली फॉर्म करे, उसके थ्रू एक्टिविटी कर सकती है। या फिर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म करी गई हो या कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट या स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर फॉर्म करी गई हो उसके द्वारा कर सकती है, या किसी और सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। बट उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उस कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो उसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को करने में। यानी कि CSR के लिए जो आप एक्टिविटी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी पिछले 3 साल मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया गया है वो कर रही है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, तभी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप CSR किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, यानी कि 2 कंपनी मिलके जॉइंटली एक CSR एक्टिविटी कर रही हूँ, वो भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो एक रिपोर्ट जाती है CSR की, वो रिपोर्टिंग सेपरेटली हो सके तो आप ऐसा कर सकते हैं।
सीएसआर एक्टिविटीज़ से मैंने कहा था नॉर्मल एक्टिविटीज़ को बाहर रखा गया है, कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को बाहर रखा गया है, कोई भी ऐसा काम जो एक्सक्लूसिवली केवल एम्प्लॉयज़ के लिए किया जा रहा हो इसको भी बाहर रखा गया है। तो ये मैंने आपको जो बताया वो सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं, जब भी प्लान कर रहे हों तो इनको ज़रूर कंसिडर करिए। डिस्प्ले ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज़ ऑन इट्स वेबसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करना है कि जो सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले हो। ये भी रूल्स के अंदर रखा गया है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, तो ये भी हमें फॉलो करना है एज एन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। मैंने आपको बोला था कि कुछ एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं जिसके तहत आप जो सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं या सीएसआर पे जो फंड्स आपको करना है या स्पेंडिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ मैं इनलिस्ट कर देती हूँ। इनमें से आप अपने लिए सीएसआर एक्टिविटीज़ जब भी कर रहे हो तो ज़रूर देखिए कि आपकी एक्टिविटीज़ इन चीज़ों को रिलेट कर भी रही है कि नहीं, और इन्हीं एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही अपनी चीज़ों को प्लान करिए। पहली जो चीज़ है वो ये है इरेडिकेटिंग हंगर, पावर्टी and malnutrition, promoting healthcare including preventing healthcare and sanitation, including contribution to Swachh Bharat course set up by central government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water. Promoting education including special education, employment enhancing vocational skills especially among children, women, elderly and the differently abled, livelihood enhancement projects. Promoting gender equality, women empowering, setting up homes, hostels for women and orphans, setting up old age homes, daycare centers and such other facility for senior citizens, and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups. Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora, fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, and maintaining quality of soil, air, and water, including contribution to the Clean Ganga Fund set up by the central government or rejuvenation of River Ganga. Protection of national heritage, art, and culture, including restoration of building and sites of historical importance and work of art, setting up public libraries, promotion and development of traditional art and handicrafts, measures for the benefit of armed forces, veterans, war widows and their dependents, training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports, Olympic sports. This is related to sports basically. Contribution to the Prime Minister National Relief Fund or any other fund sent by the central government for socio-economic development and relief and welfare of the scheduled castes, tribes, other backward classes, minority and women. Contribution of funds provided to the technology incubators located within academic institutions which are approved by the central government. Rural development projects, slum area development project. These are activities are listed on Schedule 7. आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने आज आपको बताया ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर उस इंटरप्राइज को फॉलो करनी है जिस पे ये एप्लीकेबल हो। लेकिन जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं भी हो रहा है तो मॉरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करें और अपने बिजनेस को अच्छे से सस्टेन कराएं। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि वो बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं या फाइनेंशियली साउंड होते हैं जो एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ एक स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं। इस मॉड्यूल का या इस टॉपिक का केवल यही उद्देश्य था कि आपको सीएसआर एक्टिविटीज़ जो कि कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन करी गई है उनके प्रोविजंस के बारे में बताएं, उनमें क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करती हूँ और फर्दर अपडेट के लिए आप मॉड्यूल्स को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।